तो महाराष्ट्र और हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार, इस पर फैसला 24 तारीख को आएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हरियाणा और महाराष्ट्र में वोटिंग खत्म हो चुकी है और हरियाणा के अंदर जो दिग्गज है, महाराष्ट्र के अंदर जो दिग्गज है, उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। मत प्रतिशत 2019 के मुकाबले 14 के मुकाबले 19 में कम देखा गया है। महाराष्ट्र में 6 बजे तक करीब 56% मतदान हुआ है, वहीं हरियाणा में 6 बजे तक 62% वोटिंग हुई है। हरियाणा में 2014 में यह वोटिंग 70% से ऊपर थी। वोटर क्यों उदासीन रहा, उतनी बड़ी संख्या में क्यों नहीं निकला जितनी बड़ी संख्या में वो 2014 में निकला था, इन तमाम चीजों की हम समीक्षा करेंगे अगले आधे घंटे में। और हम आपको यह भी बताएंगे कि इसमें एग्जिट पोल का जो हमारा महापोल है वो क्या कहता है। मोदी 2.0 की ये पहली अग्नि परीक्षा है। वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों राज्यों में किसकी बनेगी सरकार। क्या कांग्रेस दे पाएगी टक्कर या मोदी मैजिक बरकरार रहेगा। दो राज्यों का सियासी संग्राम। मुंबई में फिल्मी सितारों की वोटिंग, हरियाणा में वोटिंग के लिए अलग अलग अंदाज में पहुंचे सियासी दिग्गज। वोटिंग खत्म हो चुकी है, दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। अब बड़ा सवाल है, अब की बार किसकी सरकार। महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटर्स का मूड भांपने के लिए न्यूज नेशन अपने स्पेशल प्रोग्राम चुनावी भाव और चुनावी ताऊ के जरिए हरियाणा और महाराष्ट्र की यात्रा पर निकला। महाराष्ट्र में मुंबई से हमारी यात्रा शुरू हुई थी और अलग अलग शहरों से होती हुई हमारी यात्रा नागपुर में खत्म हुई थी। ऑरेंज सिटी नागपुर, महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी नागपुर। हरियाणा में हमारी यात्रा रोहतक से शुरू हुई थी, भिवानी से होते हुए सिरसा और आखिर में कैथल में हमारी यात्रा खत्म हुई। जींद बाईपास कैथल, यहाँ हम इस वक्त किसी शहर की एंट्री पर जब आप खड़े होते हैं तो आपको लगता है वो शहर के अंदर जाने का रास्ता देती हुई सड़क होती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में महापोल के जरिए हम ग्राउंड जीरो की पल पल की जानकारी रखने वाले रिपोर्टर्स से दोनों राज्यों के सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो हम इस महापोल में चुनावी भाव और चुनावी ताऊ दोनों से मिलवाएंगे। दोनों हमारे साथ हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर बने हुए हैं, जिन्होंने चुनावी ताऊ कार्यक्रम किया, हरियाणा के चुनाव का पल पल का विश्लेषण किया। और अक्षय विनोद शुक्ल हमारे सहयोगी, जो बाइक पर निकले चुनावी भाव बनकर, उनसे भी बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ सुभाष शिर्के हमारे सहयोगी नागपुर से बने हुए हैं, विकास श्रीवास्तव मुंबई से बने हुए हैं और विशाल ठाकुर पंचकुला से बने हुए हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र, मैं आपसे समझना चाहूंगा, 370 और पाकिस्तान, इसकी गूंज पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान सुनाई दी और वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय नेता इस पर बात कर रहे थे और जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है वो बात कर रहे थे अपने 5 साल के कामकाज पर। कितना इंपैक्ट दिखा इन चीजों का इन चुनाव में? देखिए, धारा 370 की अगर हम बात करते हैं तो दीपक जी, वो लगातार उस तमाम हिस्सों में, गांव देहात के तमाम हिस्सों में धारा 370 का असर आपको हर तरफ देखने को मिल रहा था। खासतौर से इसलिए आपको देखना होगा, बाकी तमाम राज्यों से हरियाणा में ये थोड़ा और ज़्यादा टच करता था इको को, क्योंकि हरियाणा में आपको गांव के बाहर ही गांव गौरव पट्ट देखने को मिलेगा, जिस पर गांव की हिस्ट्री, उसके शहीदों के नाम, यानी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले लोगों से लेकर शहीदों के नाम तक उस पर शामिल है। यहाँ तक कि कारगिल के जो योद्धा हैं जो उसमें शहीद हुए, इसके अलावा जो उसके बाद की आतंकी कार्रवाइयों में, जो आतंकियों के साथ खिलाफ मुठभेड़ में शहीद हुए हमारे लोग, उन तमाम की जो हरियाणा के लोग हैं उनकी शहीद प्रतिमाएं हर गाँव के बाहर आपको दिखाई मिलती है। यानी वेल कनेक्ट है। सुरक्षा का मामला हरियाणा में बहुत मायने रखता है, इसीलिए वहां ये बाकी राज्यों से ज्यादा, चूंकि जितने राज्यों में मैं घूमा हूं उनमें सबसे ज्यादा कनेक्ट अगर किसी का सिक्योरिटी कंसर्न दिखा तो वो इस राज्य का है। वो गांव गांव में आपको दिखेगा। जब आप सवाल करते हैं तो वो 370 का सवाल बहुत प्रशंसा के साथ बीजेपी को देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के लिए वो 370 का बाकायदा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि 370 का मुद्दा कम से कम यहां हरियाणा में बहुत अहम है। हालांकि वोटिंग का परसेंटेज कम रहा, ये अलग बात है, लेकिन यहां वो मुद्दा सबसे बड़े मुद्दों में शामिल होगा जिनकी वजह से पार्टी की तरफ
आम आदमी का झुकाव है, चाहे वो युवा से लेकर, मैं जब देख रहा था रोहतक के एक पार्क में, वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त गए हुए लोगों के नाम थे जो शहीद हुए, उन लोगों के नाम उस पार्क में बाकायदा बहुत अच्छे से शहीद स्मारक और उसको वेल मेंटेन्ड किया हुआ था दीपक जी। तो ये बात जो आपको कहीं धीरेन्द्र मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। हम महापौर की बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहला आंकड़ा किसका आया है। सबसे पहला आंकड़ा आया है टाइम्स नाउ चैनल का, और टाइम्स नाउ चैनल का आंकड़ा क्या कहता है मैं आपको एक बार बता दूं। महाराष्ट्र में किसको कितनी सीटें, जो टाइम्स नाउ का आंकड़ा है वो क्या कहता है मैं आपको कुछ ही सेकंड्स में उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात 370 और पाकिस्तान, ये जो मुद्दे थे दो, वो बड़े मुद्दे की तरह बनकर उभरे हैं। मैं आपको बताता हूं टाइम्स नाउ का जो पोल है वो क्या कहता है। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं और बीजेपी गठबंधन को 241 सीटें मिल सकती हैं। 241 सीटें मिल सकती है, यानी 288 में से 241, 3/4, 75% से भी ऊपर। यह बताता है कि इन पूरे चुनाव में बीजेपी और शिवसेना महाराष्ट्र में कितनी मस्त है और विपक्ष वहां पर कितना पस्त है। सुभाष के पास चलते हैं। सबसे पहले सुभाष, जानना चाहूंगा, विपक्ष एक चुनौती बनकर उभर ही नहीं पाई। खुद राज ठाकरे को कहना पड़ा कि मैं तो विपक्ष में आने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मुख्य रूप मैं आपको में 1 मिनट कांग्रेस के लिए रोकूंगा। सुभाष 1 मिनट के लिए। न्यूज 18 का एग्जिट पोल का आंकड़ा आ गया है। भारतीय जनता पार्टी को 141 मिल रही है, शिवसेना को 102 मिल रही है। यानी सोचिए आप, कांग्रेस मात्र 17 सीटों पर, देश की सबसे पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी दुर्दशा उसकी महाराष्ट्र में हो सकती है, ये कोई नहीं सोच सकता था। एनसीपी 22 सीटों पर और अदर्स 3 सीटों पर, यानी 243 सीटें, 288 में से 243 सीटें, इसका प्रतिशत कितना ज्यादा है आप देख सकते हैं। लगभग 80% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को मिल रही है, और यह बताता है कि नरेंद्र और देवेंद्र की जोड़ी ने महाराष्ट्र के अंदर काम किया। सुभाष जवाब दीजिए, काम किया है जोड़ी ने। हरियाणा का भी एक आंकड़ा आ गया है हमारे सामने, उसको भी हम आपको दिखाते हैं। टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल बीजेपी को 90 में से 71 सीटें दे रहा है, 3/4 बहुमत से ज्यादा यहां पर। कांग्रेस मात्र 11 पर, और अदर जिसमें आईएनएलडी शामिल है, जेजेपी शामिल है, योगेंद्र यादव की पार्टी शामिल है। पता नहीं योगेंद्र यादव की पार्टी का खाता खुलता है या नहीं खुलता है। अदर्स के खाते में मात्र 8 सीटें जा रही हैं। बीजेपी 71 सीटें जीत रही है, ये टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल फिलहाल कहता है। सुभाष, देखिए, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी अब तक महाराष्ट्र में थी, लेकिन वो पूरी तरह से बिखरी हुई थी। कांग्रेस के पास मजबूत नेतृत्व नहीं था। कांग्रेस के जो सूबेदार है वो अपने अपने कुनबा संभालने में जुटे हुए थे। इस चुनाव में हमने देखा, और एक मुश्त ऐसा कोई जो चुनाव प्रचार होना चाहिए था, उस तरह से यहाँ पे कांग्रेस का दिखा नहीं। दूसरी तरफ शरद पवार जो 69 साल के है, वो खुद घूम रहे थे और जगह जगह पे उन्होंने लगभग 70 से ज़्यादा उन्होंने कैंपेन सभाएं की। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, इनका जो मीटिंगें थी, और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता नहीं था। राहुल गांधी ने सिर्फ 3 मीटिंगें महाराष्ट्र मुंबई में की। दूसरी तरफ शरद पवार ने मीटिंगें की, लेकिन जो एक ताकत देनी चाहिए थी कांग्रेस और एनसीपी को, वो ताकत यहाँ पे प्रचार में हमें देखी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। महाराष्ट्र का आज तक का भी आंकड़ा आ रहा है। आज तक का जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी को 109 से 124 सीटें दे रहा है। यहां पर भी बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की बता रहा है आज तक का आंकड़ा। शिवसेना को 57 से 70 सीटें दे रहा है। ये भी सीटें कुल मिलाकर 200 के आसपास होंगी। थोड़ी सी राहत आज तक ने कांग्रेस को दी है, 72 से 90 सीटें दे रहे हैं कांग्रेस गठबंधन, 72 में से 90 भारतीय जनता पार्टी को। जो आज न्यूज 18 का IPSOS का जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी को 75 सीटें, कांग्रेस को 10 और अदर्स को 5 सीटें दे रहा है। यहां पर भी बम्पर जीत। धीरेन्द्र, इसी तरह की बम्पर जीत मिलने का अनुमान है। आपको क्या लगा हरियाणा की नब्ज टटोलने के बाद?
देखिए इसी तरह की जीत है, क्योंकि हम लोग जो प्राइमरीली आंकड़ा लेके चल रहे थे वो ये मान के चल रहे थे कि 55 से हर हालत में ऊपर जा रही है, और ऊपर जाती हुई पार्टियां दीपक जी पिछले कुछ समय से ये एसेस करना मुश्किल है कि वो कितनी ऊपर जाएंगी। ये साफ तौर पर था कि बीजेपी ऊपर की तरफ है, उसका ट्रेंड ऊपर की तरफ है। आईएनएलडी और जो जेजेपी है, जिस तरह की चुनौती वो देने की कोशिश कर रहे थे, वो चुनौती कहीं मैदान में नहीं थी, वो सिर्फ एक दूसरे के परिवार में एक दूसरे को नीचे रखने की अपने वोट बैंक में थी। और कांग्रेस ने चुनाव से ठीक पहले आपने देखा होगा किस तरह से जैसे भगवान भरोसे छोड़ दी कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप ने, और वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने एक तरह से समर्पण करती हुई दिख रही थी कांग्रेस। 5 साल 8 महीने का गांव का जो अशोक तंवर का जो पूरा मूवमेंट था, जिस तरह ताकत झोंकने की कोशिश की थी, उनको एकदम अलग हटा दिया गया। यानी मैं पूरे चुनाव को एक तरह से देख रहा था कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई खड़ा हो सकता है तो बीजेपी के असंतुष्ट हो सकते थे जो टिकट वितरण से थे। बाकी पार्टियों को वो वोट मिलने थे जिनको मजबूरी में देना ही था बीजेपी के खिलाफ, वरना वो वोट ले नहीं रहे थे। दीपक जी, धीरेन्द्र, आप चुनावी ताऊ है हमारे, ताऊ के साथ सीधे भाऊ के पास चलते हैं। अक्षय, आपको भी लग रहा था कि वहां पर बीजेपी और शिवसेना मस्त है और विपक्ष पूरी तरह पस्त, और आंकड़े जो है एग्जिट पोल के वो कम से कम यही बता रहे हैं? बिल्कुल दीपक जी, जब हम इस बाइक से घूम रहे थे तो हमें लग रहा था कि हमारे लिए जितना रास्ता मुश्किल है उससे कहीं आसान। बाइक बड़ी शानदार है अक्षय, आपकी बाइक बड़ी शानदार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इस बाइक ने जो साथ दिया है लोगों का मिजाज जानने में, वाकई ये समझना इतना मुश्किल नहीं रहा कि क्यों बीजेपी शिवसेना वहां पर इतनी स्ट्रांग होती जा रही है। दरअसल विपक्ष के नाम पर वहां कुछ भी मौजूद नहीं था। अगर कोई भी कैंडिडेट वहां पर ऐसा था जो जीत का दावा कर रहा है, उसके सपोर्टर से पूछो कि जीतने के बाद अगर इनकी पार्टी आती है ज्यादा सीटें जीतकर, आपको क्या लग रहा है मुख्यमंत्री कौन बनकर आएगा? तो ना तो एनसीपी की तरफ से कोई साफ साफ चेहरा कोई सामने आता है, ना ही कांग्रेस की तरफ से। एक उम्मीद होनी चाहिए, जो उम्मीद नजर नहीं आ रही थी विपक्ष में, और यही वजह है। आपने बिल्कुल ठीक कहा अक्षय, उम्मीद होनी चाहिए। इसी सवाल के साथ फिर से आऊंगा, लेकिन मैं एबीपी न्यूज सी वोटर का आंकड़ा आपको बता दूं। बीजेपी गठबंधन और बीजेपी और शिवसेना को 204 सीटें मिल रही हैं, बम्पर बहुमत 288 में से 204। वहीं कांग्रेस और एनसीपी 69 सीटों पर सिमट जाएगी, अदर्स के खाते में 15 सीट जाएगी। अक्षय, मुझे ये शायद अपने पूरे राजनीतिक रिपोर्टिंग का करियर में पहला ऐसा चुनाव महसूस हुआ जहां विपक्ष सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ ही नहीं रहा था। सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा कि आपकी बाइक जब हॉर्न बजा रही थी महाराष्ट्र के अंदर, तो वो हॉर्न क्या शिवसेना बीजेपी के अलावा कांग्रेस एनसीपी के लोगों को नहीं सुनाई पड़ रहा था कि लोकतंत्र का पर्वे कूद जाए इसमें? बिल्कुल, आपने जो कहा दीपक जी कि जो विपक्ष है वो यहां पर नजर नहीं आ रहा था। मैं आपको बाइक की भाषा में या राइडर की भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो जब भी कोई राइडर राइडिंग सीट पर होता है तो पीछे बैठने वाले को हम पिलियन कहते हैं, जो उसका साथी होता है, जो उसकी मदद करता है। ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव जो है इसमें सिर्फ ये डिसाइड होना है कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन में राइडिंग पोजीशन पर कौन रहेगा और पिलियन कौन बनेगा आने वाले वक्त में। क्योंकि विपक्ष की तरफ से जो ताकत झोंकी जानी चाहिए, जो तमाम मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि देखिए 2014 और 2019 के चुनाव को जब आप कंपेयर करते हैं, आमने सामने रखते हैं, तो 2014 में जहां अलग विदर्भ की मांग हो रही थी, उससे संतुष्ट करने की कोशिश की गई विदर्भ के एक मुख्यमंत्री को देकर, और वो संतुष्टि कहीं ना कहीं विदर्भ के लोगों के भीतर नजर आई है। जब मैं नागपुर में आखिरी पड़ाव हमारा था, वहां पहुंचा, लोगों से जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ आप लोगों को, जो ये वादा किया गया था कि अलग विदर्भ जो आप लोगों की मांग है उस पर गौर किया जाएगा, वो तो कहीं 2019 में भी नजर नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि नहीं, हमारा जो सीएम है विदर्भ के इलाके के लिए वो जो काम कर रहे हैं, 25 सालों में कांग्रेस से हम उम्मीद ही नहीं कर सकते थे जो 5 सालों में होगा। जबकि वहां पर मेट्रो का निर्माण कार्य अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ, एक लाइन बनी है। जो लोग उस विहान इलाके में नहीं जाते हैं उनके लिए उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये आरोप लगातार कांग्रेस की तरफ से लगाया गया, लेकिन इन मुद्दों को लेकर सड़क पर जिस क्षमता से उतरने की जरूरत थी वो क्षमता कहीं नजर नहीं आई है। सीधे चलते हैं विकास के पास, और अक्षय विकास से समझते हैं कि मुंबई का माहौल कैसा रहा। मुंबई पहली बार ठाकरे परिवार का कोई चुनावी मैदान में उतरा, वर्ली गढ़ है वो, लेकिन क्या ठाकरे परिवार चुनावी मैदान में उतर रहा है? इसका विकास कितना महत्व मुंबई की जनता में था, और क्या ऐसा कारण था कि बड़े बड़े छत्र भी कांग्रेस और एनसीपी से टूटते रहे लगातार? बिल्कुल दीपक जी, देखिए शिवसेना की तरफ से एक नए चलन की शुरुआत जरूर हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ठाकरे घराने से कोई व्यक्ति जो है वो
चुनाव लड़ रहा है और सक्रिय राजनीति में शामिल हो रहा है। लेकिन आज मैं वोटिंग परसेंटेज की बात करूं मुंबई में, तो शुरुआत में काफ़ी निरुत्साह नजर आया मतदाताओं में, बड़े धीमी रफ्तार से वो घरों से बाहर निकले, लेकिन शाम होने तक ये आंकड़े ठीक ठाक हो गए। लेकिन सबसे ज़्यादा निराशा खासकर उन्हीं इलाकों से हुई जहां पढ़े लिखे लोग, संपन्न वर्ग जो है वो रहता है, जिससे हम अमूमन उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोकतंत्र में मतदान की अहमियत को समझता हो। लेकिन इन्हीं इलाकों से जो वोटिंग परसेंटेज आए वो काफ़ी कम आए। इसके उल्टे वो इलाके महाराष्ट्र के जहां पर नक्सल का प्रभाव, नक्सल अफेक्टेड एरिया जिन्हें हमें कहते हैं, गोंदिया, गढ़चिरौली जैसे इलाकों से वोटिंग परसेंटेज अनप्रेसिडेंट था। मतलब अब तक वहां पर इतने चुनाव नहीं हुए, तो इस किस्म का विरोधाभास भी देखने को मिला है। लेकिन अगर राजनीतिक लड़ाई की बात करें दीपक जी, तो प्रचार के समय से ही ये लड़ाई पूरी एक तरफा नजर आ रही थी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि चुनाव प्रचार से पहले ही कांग्रेस, प्रतिपक्ष की बात करूं, कांग्रेस और एनसीपी, जिनमें वो नेता जिनमें कुवत थी कि वो अपने बूते कुछ वोट जुटा सकते थे, कुछ सीटें ला सकते थे, ऐसे नेता तक उन्होंने अपनी पार्टी बदलकर शिवसेना और बीजेपी में वो शामिल हो गए थे। और इसी वजह से बीजेपी और शिवसेना की ताकत जो है वो काफी ज्यादा नजर आ रही थी और विपक्ष जो है एकदम पस्त नजर आ रहा था, लाचार नजर आ रहा था। विशाल के पास चलते हैं पंचकुला में। विकास, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, सीधे चलते हैं विशाल के पास। विशाल, अगर हरियाणा की राजनीति की बात की जाए तो यहां परिवारों का वर्चस्व है, नेताओं का भी वर्चस्व है। भजनलाल का परिवार इन चुनाव के बाद कहां दिखाई देता है? चौटाला परिवार जिसमें 2 फाड़ हो चुके हैं इन चुनाव के बाद, जेजेपी, आईएनएलडी, कौन सी पार्टी बचेगी? तीसरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार जिसमें पिता और पुत्र दोनों लोकसभा का चुनाव हार गए थे, विधानसभा में क्या होगा? जी बिल्कुल, अगर हम सबसे पहले अगर हम कांग्रेस की यहाँ पर बात कर लें तो कांग्रेस जो अशोक तंवर है पिछले 5 साल से ज़्यादा जो है वो अध्यक्ष रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछले 5 साल से ज़्यादा अध्यक्ष रहने के बावजूद जो है वो संगठन को खड़ा नहीं कर पाए। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान दी गई तो उन्होंने सबसे पहला आरोप जो लगाया था, उन्होंने ये लगाया था कि संगठन नाम की चीज़ जो है हरियाणा में नहीं है। लेकिन फिर भी कुनवा उन्होंने समेटा, और लेकिन ये कुनवा जो था वो कहीं भी लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं था। अगर पिछले इलेक्शन पूरे 1 महीने की बात करें तो कहीं भी कांग्रेस नहीं दिख रही थी। सिर्फ एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो जितनी भी 90 विधानसभा है वहां पर घूमे, और अन्य नेता जो थे वो सिर्फ अपनी विधानसभा तक ही सीमित रहे। यानी कि कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं था जो टक्कर दे सके सीधी भाजपा को। और अगर दूसरी तरफ अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा 3 महीने से अपना जो ये रथ अभियान है, यानी कि चुनावों का अभियान है, उसको चलाए हुए है। उसमें से जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो मुख्यमंत्री ने की। एक बार जब हमने मुख्यमंत्री से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम जीते तो सुनिश्चित है, हमारी जीत से हमें कोई नहीं हटा सकता, लेकिन हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हम कितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है इस चुनाव में ले सकते हैं। और जिस तरह से अब आंकड़े आ रहे हैं और 70 से ज्यादा सीटें जो है भाजपा को यहां पर दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ होता जा रहा है कि भाजपा ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत अच्छी तरह से लड़ा है। और अगर परिवारवाद की बात करें, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो विपक्ष का जो परिवारवाद है, चाहे चौटाला परिवार है या फिर भजनलाल का परिवार है, वो गायब होता हुआ इस चुनावों में दिख रहा है। गायब हो रहे हैं परिवार, चुनावी भाव और चुनावी ताऊ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट दोनों से। आज मुझे लगता है जो चौटाला परिवार के सुपुत्र हैं आज वो भी ट्रैक्टर पर निकल लिए, मेरे ख्याल से चुनावी ताऊ से प्रभावित हो गए धीरेन्द्र। चुनावी ताऊ से ज्यादा उनको ये दिख रहा है कि अब उनको उन्हीं गांव के लोगों के पास जाना पड़ेगा जिनसे उन्होंने सिर्फ उनके वोटों की खेती लेकर उससे आगे शहरों में और दिल्ली में, खासतौर से एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि पूरे चुनाव में कम से कम हरियाणा कांग्रेस के नेता, चाहे वो सुरजेवाला हो या तमाम लोग हों, वो टीवी पर ज्यादा लड़ने की कोशिश कर रहे थे बजाय इसके जमीन पर। वो टीवी पर बड़ी बड़ी बातें करके बीजेपी को चुनौती देना चाहते थे बजाय इसके कि वो मतदाताओं में ज्यादा चुनौती अपनी दिखा। सीधे चलते हैं, हमारे आखिरी कमेंट हमारे भाऊ से लेते हैं। बाइक वाले भाऊ अक्षय विनोद शुक्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको, पिलियन राइडर बनकर आदित्य ठाकरे चलेंगे इस चुनाव के बाद, उप मुख्यमंत्री बनेंगे अक्षय? बिल्कुल, ये तो संकेत देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही दे दिए थे और आदित्य ठाकरे एक नई रवायत क्या लेकर आते हैं, क्योंकि देखिए दीपक जी, हम सबको याद है कि ठाकरे परिवार में किस तरीके से एक जंग छेड़ी गई थी मराठी लोगों के लिए, मराठी मानुसों को लेकर। लेकिन वर्ली में इस तरीके के बोर्ड जब नजर आते हैं कि केम छो वर्ली या वर्ली का क्या होना है, और जब आपको उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे लुंगी में नजर आए तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में उनको भी मालूम है कि चेंज लाना है। तो अगली बार जब मैं इस बाइक से पहुंचूं तो एक उम्मीद मैं करता हूं कि जितनी राह अभी फिलहाल आदित्य ठाकरे के लिए आसान नजर आ रही है, उसी तरीके से पूरे महाराष्ट्र में जो सड़कें हैं वो आसान नजर आए, जो बेहद खस्ता हाल में नजर आई हैं इस पूरे ड्राइव के दरमियान।
चलिए, नितिन गडकरी वहां से हैं, भूतल परिवहन मंत्री हैं और मेरे ख्याल से महाराष्ट्र की तरफ भी वो ध्यान देंगे और महाराष्ट्र की भी सुध लेंगे। चलते चलते मैं आपको सिर्फ कहना चाहता हूं, हमारे अक्षय ने बहुत अच्छा संकेत दिया। बाल ठाकरे ने एक नारा दिया था महाराष्ट्र में जब उन्होंने आंदोलन खड़ा किया था मराठियों के लिए, उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी। ये नारा अब बदल चुका है, अक्षय बता रहे हैं, और बड़े साफ शब्दों में बताया कि किस तरह से महाराष्ट्र की, मुंबई की राजनीति बदल चुकी है और वाकई देश की राजनीति भी बदल चुकी है। यह इस बात का संकेत इसलिए है क्योंकि अपने 3 दशक के पत्रकारिता के करियर में मैंने इतना एक तरफा चुनाव कभी नहीं देखा। यह साबित करेगा कि मोदी की लोकप्रियता कितनी ऊंचाई तक जाती है लोकसभा के इन चुनाव के बाद, विधानसभा के इन चुनाव में।